हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th पीपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 90 डेज प्लानर की सीरीज़ निकाली गई है उसके डे 2 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह है 1857 का महान विद्रोह, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में श्रम संघ आंदोलन। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति का मुख्यतः अर्थ क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत को कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता था एवं देसी नरेशों का गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार यदि कोई देसी नरेश निसंतान मर जाता था, उसकी रियासत कंपनी के अधिकार में चली जाती थी तथा देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी ने एक के बाद एक करके सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जैतपुर की रियासतें हड़प ली। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने सबसे पहले किसे मिलाया था? तो अवध को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक कारण सही नहीं है पूछा गया। तो इसको जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम धर्म का गुणगान करना। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण धार्मिक कारण भी था। सन 1813 ईस्वी से पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी में कंपनी के आदेश पत्र द्वारा उन्हें भारत आने का अवसर मिला। भारत आने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की निंदा की। इसके साथ साथ भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला दी गई थी। स्कूलों, अस्पतालों एवं जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। साथ ही धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक एवं लेखकों को हम लोग देख लेते हैं। तो टी.आर. होम्स के द्वारा हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखी गई। एस.एन. सेन के द्वारा 1857 लिखी गई। सर सैयद अहमद खां के द्वारा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट लिखी गई। अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिवॉल्ट लिखा गया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका जो तत्कालिक कारण था वो था सैनिक असंतोष। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण सैनिक असंतोष था। कंपनी के अधिकारी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। सेना के उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेज सैनिक एवं अधिकारी भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी का समझते थे। सन 1857 ईस्वी में एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी गई थी, जिससे सैनिक असंतुष्ट थे। साथ ही चर्बी युक्त कारतूस वाली नई बंदूकों का प्रयोग सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के कारण थे। तो क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी। उपरोक्त सभी कारणों जो है सैनिकों में असंतोष के कारण थे। तो सेना में ईसाई धर्म का प्रचार,
अंग्रेज अफसरों का पक्षपातपूर्ण रवैया, सिपाहियों को धर्म चिन्हों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट से चुनकर उत्तर देना। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो दोनों कथन जो है सही है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को आवाज़ उठाई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर पूरे देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। उस समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था, तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, साइमन फ्रेजर। मेरठ में विद्रोह कर जब सैनिक 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर थे। उसकी हत्या विद्रोही सैनिकों ने कर दी। इसके अलावा सिपाहियों ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लिया। निम्न में कौन एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था, तो नहीं था वो कौन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में निम्न प्रमुख थे: सहायक संधि प्रणाली, गोद प्रथा की समाप्ति, अवध के साथ विश्वासघात, बहादुर शाह का अपमान। सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया था, तो बी, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया था। ब्राह्मण समुद्र यात्रा को धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार था तथा कोई भी संभावना बहुत सरलता से उसमें चिंगारी लगा सकती थी। चर्बी लगे कारतूस की कहानी ने वह चिंगारी सुलगा दी और उससे जो धमाका हुआ उसने भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। यह कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार ने कही, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, आरसी मजूमदार। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा है। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का है। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार एस.एन. सेन का है। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार का था। 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण। अगला देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं पहले। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति के तहत उनके राज्य को छीन लिया। विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्रों तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल की सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कुछ छावनियों को इसने अपनी लपेटे में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा। वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान बने रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक जो है वो असत्य है। 1857 की विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई, ये जो कथन है गलत है। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी।
तत्कालिक कारण नई इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। इसी कारण सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के। उपयुक्त में से किसी व्यक्ति का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां थे और दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। कानपुर में जो विद्रोही नेता थे वो नाना साहब और तात्या टोपे और दमनकर्ता कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता ह्यूरोज थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और दमनकर्ता विलियम टेलर और विल्सटेयर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई तथा नाना साहब ने कमान संभाला। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की। 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। अगला देखते हैं, इन शासकों एवं सरदारों ने तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह टिप्पणी की थी। जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। टी.आर. होम्स ने विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध बताया। डिज़रेली ने विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के निम्न परिणामों में से कौन से परिणाम भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं ऊर्जा देने वाले नहीं रहे थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा दिया। यह भारतीयों के लिए नकारात्मक परिणाम रहा। 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? तो दोनों जो कथन है वो सत्य है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत के सामंती तत्वों जैसे राजा, रजवाड़ों एवं जमींदारों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया एवं इन्हें नाराज करने की जगह इन्हें सहयोगी बनाने पर जोर दिया। इसी विद्रोह का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि सैन्य संगठन में भी बदलाव किए गए। यूरोपियन तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 निश्चित किया गया। उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेना में भर्ती बंद कर दी गई। तोप खाने की व्यवस्था यूरोपीय लोगों के हाथों में कर दी गई। अंत में इस विद्रोह ने यूरोपियन एवं भारतीय समुदायों के मध्य अविश्वास, घृणा एवं शत्रुता को बढ़ावा दिया। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के परिणामों पर विचार करना है। कौन सा परिणाम सत्य है? तो 2 और 3 जो है सत्य है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हैं। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी एवं कमल था, जिसका संकेतात्मक अर्थ क्या था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। अगला देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1853 ईस्वी में उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहता था। 1857 के विद्रोह के दौरान 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी के किले को विजित करने के लिए सेना भेजी गई। रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तथा अंग्रेजी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ी। 18 जून 1858 को 23 वर्ष की उम्र में ग्वालियर में ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुई। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन जो है सत्य है। तात्या टोपे का जन्म जो था सन 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक जिले के थेवला गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का बहादुरीपूर्वक सामना किया। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब एवं झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई की। ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद तात्या टोपे नाना साहब के भतीजे राव शाह के साथ भाग गए। अंततः शिवपुरी के जंगलों में सोते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी। अगला देखते हैं। तो अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्षेत्र और नेतृत्व करता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। बनारस, लियाकत अली, संबलपुर, सुरेंद्र शाही, रायपुर, नारायण सिंह, मंदसौर, फिरोज शाह। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता को देख लेते हैं। तो कानपुर नाना साहब, सुल्तानपुर शाहिद हसन, लखनऊ बेगम हजरत महल, ग्वालियर तात्या टोपे, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खान, गोरखपुर गजाधर सिंह, मथुरा देवी सिंह, असम मनीराम देवन, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बैरकपुर मंगल पांडे। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। यह कथन किसका था? तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर 1857 का विद्रोह सर्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। विपिन चंद्र पाल ने कहा था 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह कथन एस सेन का था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। यह अधिनियम 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण लाया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दोहरी शासन व्यवस्था अब समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारत सचिव थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। भारत में प्रशासन नियंत्रण में परिवर्तन सीमित रहा। प्रशासन के तौर तरीकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। निम्नलिखित में से बीमेल का चयन करना है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें और लेखक है, तो देखते हैं। तो इसमें कौन सा जो है बीमेल है? तो आंसर हो जाएगा ए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी चार्लन बाल। बाकी सही सुमेलित है। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी शशि भूषण चौधरी के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। सिपाही म्यूटिनी 1857 ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस हरप्रसाद चट्टोपाध्याय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मत जो कथन है और इतिहासकार। तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी।
डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को काट फेंकने का प्रयास थी। सर जॉन लॉरेंस ने कहा है कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी। 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहा। इस विद्रोह के प्रभावों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा प्रभाव भारतीयों के लिए सकारात्मक नहीं रहा? तो आंसर हो जाएगा सी, केवल 4, राष्ट्रीय भावना में कमी। 1857 के निम्न प्रभाव परिणाम भारतीयों के पक्ष में सकारात्मक रहे। इससे भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई, भारतीयों की राजनीतिक जागृति में वृद्धि हुई। इससे क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई। इससे भारतीयों में एकता की प्रेरणा भी प्राप्त हुई। लेकिन इस विद्रोह के कुछ परिणाम भारतीयों की दृष्टि से हानिकारक एवं अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहे। वे इस प्रकार हैं। सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। इससे अंग्रेजों की सतर्कता में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने सेना एवं सैन्य सामग्री पर एकाधिकार कर लिया। भारतीयों के अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दी गई। देशी राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए गए। पश्चात सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि इत्यादि। 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना ही उत्तरदायी थी, अतः इसकी पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार किए। कौन सा कथन सही है? तो सी, 1, 2, 3 जो है सही है। कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाया नहीं गया, बल्कि कंपनी की यूरोपीय सेना ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। अनुपात 1:2 कर दिया गया और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में यह अनुपात 1:3 कर दिया गया। भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। 1857 के पूर्व भारत में 40,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसे बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास करके इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दिया। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू किया गया, फिर 1830 में यह मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो 2, 3 और 4 जो है सही है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आत्म सभा की स्थापना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। ब्रह्म समाज के योगदान में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सी, नए धर्म की स्थापना करना एक मुख्य उद्देश्य था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने 1815 में आत्म सभा की स्थापना की। इन्होंने 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इनकी मुख्य कृतियों में तुफतुल मुहावदीन, गिफ्ट टू मोनोलिस्ट एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। ब्रह्म समाज में प्रथम फूट 1865 ईस्वी में और दूसरी फूट 1878 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, नैतिकता पर बल एवं कर्मफल में विश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। धर्मसभा राजा राधाकांत देव, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। धर्मसभा राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्मसभा का गठन किया। आचार्य केशवचंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो जाने के कारण 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। ब्रह्म समाज अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, 4 नंबर जो है सही नहीं है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज में इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। उस समय हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इन्होंने बांग्ला भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाया। बांग्ला लिपि को भी सरल तथा तर्कसम्मत बनाया। स्त्री शिक्षा के समर्थक श्री पैथ्यून की सहायता से गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। लगभग 35 स्कूल खुलवाए। सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी समझा जाता था। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक योगदानों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो बी को। यह पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। इन सब के अलावा इसने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो औपनिवेशिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। इस आंदोलन ने लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जागृत की इत्यादि। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के नकारात्मक प्रभाव पर विचार किया। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक जो है वो सत्य है। भारत में धर्म एवं समाज सुधार के संबंधों के नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में केवल एक कथन सत्य है। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा कम हुआ। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। अगला देखते हैं, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के उद्भव के विविध कारणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद के सिद्धांतों का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ साथ कतिपय यूरोपीय विद्वानों यथा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि ने भी इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ साथ आर्थिक विपन्नता के साथ ही सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, भेदभाव आदि भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के मुख्य कारण थे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सी, बांग्ला ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज केशवचंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। केशवचंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित है? कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 जो है सही है। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बम्बई में प्रार्थना समाज स्थापित करने में मदद की। प्रार्थना समाज का पूर्ववर्ती परमहंस सभा था, जो उदार विचारों को फैलाने और जाति और सांप्रदायिक बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक गुप्त समाज की तरह था। महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 1870 में समाज में शामिल हुए और समाज द्वारा किए गए अधिकांश काम और लोकप्रियता उनके प्रयासों के कारण थी। उनके प्रयासों से समाज को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। समाज के अन्य नेता आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रवाकर थे। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के भक्ति पंथ से बहुत जुड़ी हुई थी। समाज शिक्षा और अनुनय पर निर्भर था, न कि हिंदू रूढ़िवादिता के साथ टकराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमजी रानाडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 और 4 जो है सही है। पहला कथन, यह कथन सही है। एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य थे और प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वकालत करते थे। दूसरा कथन जो है गलत। दादाभाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तीसरा कथन भी सही है। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं को प्रभावित किया, जिनमें से सबसे प्रमुख गोखले थे। चौथा कथन भी सही है। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में किताबें लिखी और दादाभाई नौरोजी के ट्रेन थ्योरी में विश्वास रखते थे। आर्य समाज आरंभ से ही उग्रवादी संप्रदाय था। इसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? तो आरसी मजूमदार। आर्य समाज के संबंध में उपरोक्त कथन जो है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा। आर्य समाज की प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया था। आर्य समाज ने सन 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। 1902 में सरदानंद जी ने हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुए हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 जो है सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति व अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था भारत भारतीयों के लिए। दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनके सहयोगी लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में खोला। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 जो है सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत था तथा इसमें अधिकांश व्यापारी वर्ग के लोग शामिल थे। इसका विस्तार ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक व्यापक था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। अगला देखते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा विकल्प जो है सही है? तो सी जो है सही है। पहला कथन, ये कथन सही है। आर्य समाज आंदोलन स्वरूप में भले ही
पुनरुत्थानवादी हो, लेकिन पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती या मूल शंकर का जन्म गुजरात के पुराने मोरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे वर्गहीन और जाति विहीन समाज के समर्थक थे। दूसरा कथन ये भी सही है। दयानंद के विचार उसके प्रसिद्ध कार्य सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशंस में प्रकाशित हुए थे। तीसरा कथन गलत है। राजा राममोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। चौथा कथन ये भी गलत है। दयानंद ने सभी भौतिक अस्तित्वों के चल रहे विषय के रूप में माया भ्रम में पलायनवादी हिंदू विश्वास की कड़ी आलोचना की और भगवान के साथ मिलन की तलाश के लिए इस बुरी दुनिया से बचकर मोक्ष प्राप्त करने के संघर्ष के रूप में मानव जीवन का लक्ष्य बताया। अगला देखते हैं। सही कथन को चुनना है, आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 जो है सही है। पहला कथन सही है। रामकृष्ण मिशन जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल था। दूसरा कथन भी सही है। कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर के एक साधारण पुजारी रामकृष्ण ने भजन गाने जैसे परमानंद प्रथाओं के माध्यम से भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन पर जोर दिया। वे पवित्र देवी काली माँ के प्रबल उपासक थे। उन्होंने घोषणा की कि दिव्य माँ की अभिव्यक्तियाँ अनंत थी। उनके विचार में सभी धर्मों में सार्वभौमिक तत्व शामिल हैं, जिनका यदि अभ्यास किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा, जीव ही शिव है, सभी जीवित प्राणी भगवान हैं। मनुष्य की सेवा को ईश्वर के समान मानना चाहिए। तीसरा कथन, यह कथन गलत है। 1886 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने खुद को एक धार्मिक समुदाय के रूप में संगठित किया और उनके जीवन और शिक्षण को भारत और विदेशों में प्रचारित करने का कार्य किया। इस कार्य के पीछे मुख्य व्यक्ति विवेकानंद थे। ईसाई मिशनरियों की संगठनात्मक संरचना का अनुसरण करते हुए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो खुद को धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखता था, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आपदाओं के समय राहत जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल था। चौथा कथन भी गलत है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसलिए यह कथन जो है गलत है। थियोफिजिकल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी जो है सही नहीं है। इस आंदोलन की शुरुआत 2 पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम H.P. ब्लावेट्स्की एवं कर्नल M.S. ऑलकॉट ने की। 1875 में अमेरिका में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, किंतु 1882 में भारत में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर की। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। 1907 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य जो है कथन का पहचान करना है। तो 46 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। कट्टर हिंदुओं से मतभेद होने के कारण डेरिजियो को 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकले जाने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज था। 1831 में ही डेरिजियो की मृत्यु हो जाने के कारण यह आंदोलन बिखर गया। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरिजियो थे। डेरिजियो पेशे से प्राध्यापक हिंदू कॉलेज थे। इन्होंने 1826-31 के दौरान इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी 1831 में मृत्यु के साथ ही आंदोलन भी समाप्त हो गया। यह आंदोलन मुख्यतः देशी एवं बौद्धिक आंदोलन था। सत्यशोधक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर 2 और 4 जो है सही है। ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। फुले को उनके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी।
1, 2, 3 जो है सत्य है। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा गोविंदराव फुले के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उनकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांत का विरोध किया। अपने विचारों का प्रचार दैनिक दिनबंधु, अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सत्ताराज अशुद्ध द्वारा किया। 1880 एवं 1890 के दशक में इन्होंने कुणबी किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। अगला देखते हैं। कथन क्या है? ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले। कारण: ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले क्योंकि ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन दलित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका काम गुलामगिरी एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें उनकी रचना विचारों का सारांश दिया गया। निम्नलिखित संगठनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधवा विवाह संघ, पुनः सार्वजनिक सभा, फिर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला कथन देखते हैं। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। कारण: वह मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये जो है सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। 1886 में सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के बीच उदार विचारों को फैलाने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। उन्होंने धार्मिक कानून के अंध पालन को अस्वीकार कर दिया और समय के नए रुझानों के अनुरूप तर्क के आलोक में कुरान के पुनर्व्याख्यान के लिए कहा। उन्होंने भारतीय इस्लाम को उदार बनाने का प्रयास किया और इस नए विचार और नई व्याख्याओं के लिए उत्तरदायी बनाया। इस मिशन में उन्हें रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा। आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों कथन जो है सही है। आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरता ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए तमिल पत्रिका कुदी अराशु का संपादन किया। महार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन जो है सही है। उपरोक्त सभी कथन जो है महार आंदोलन के संबंध में सत्य है। डॉक्टर अम्बेडकर ने महार वतन की समाप्ति की और विधान परिषदों एवं दायित्वों के प्रतिनिधित्व की मांग की। इस आंदोलन में 1927 में मनुस्मृति जलाई जाने लगी जिससे हिंदू धर्म में अलगाव पैदा हुआ। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हैं। 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन, सोसाइटी ऑफ इंडिया, बी.आर. शिंदे। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बी.आर. अम्बेडकर। प्रजा मित्र मंडली, सी.आर. रेड्डी। सर सैयद अहमद खां के विचारों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सी। अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो की नीति को कभी भी समर्थन नहीं किया जाता। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समुदायों को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की। यह स्कूल आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की।
उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। रहनुमाए माजदेयान सभा की स्थापना निम्न में से कौन एक शामिल नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। रहनुमाए माजदेयान सभा 1851 के संस्थापकों में नरोजी फरदौन जी, दादाभाई नौरोजी, आर.के. कामा और एस.एस. बंगाली थे। इस संस्था ने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। चार्ल्स वुड डिस्पैच हो जाएगा 1854। शारदा एक्ट 1929। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1940। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। शारदा एक्ट हरविलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह अधिनियम 1856 में बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान भी प्रारंभ कर दिए। इसी क्रम में 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संस्था और संस्थापक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 4 जो है सही सुमेलित है। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन और कार्य की बेहतर और उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कोलकाता के पास बेलूर में है। एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी 1853 से 1912 ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से 1927 द्वारा की गई थी, जो पहले एक ब्रह्म अनुयायी थे। देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संगठन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, 4 जो है गलत है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 ने एम.जी. रानाडे की मदद से 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना, जो धार्मिक भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करें। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू हुआ। समाज ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहना चुना। परिपालन एसएनडीपी योगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? तो केवल बी जो है, यानी केवल 3 नंबर जो है सही है। 1902 में केरल में श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। एसएनडीपी आंदोलन दलित वर्गों और उच्च जातियों के बीच संघर्ष से पैदा हुए क्षेत्रीय आंदोलन का एक उदाहरण था। एसएनडीपी योगम ने कई मुद्दे उठाए, जैसे पब्लिक स्कूलों में प्रवेश का अधिकार, सरकारी सेवाओं में भर्ती, सड़कों तक पहुंच और मंदिर तक प्रवेश और राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
समग्र रूप से आंदोलन ने परिवर्तनकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाए, जैसा कि ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता, सत्ता के प्रारंभिक वितरण में बदलाव और पिछड़ी जातियों का एक बड़े समूह में संघ बनाना। निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अंग्रेजी मिशनरी विलियम कॉर्वे और जॉन थॉमस। पारसी समाचार पत्र राष्ट्रगुफ्तार। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नैनोतवी। विवेकानंद मॉर्निंग स्टार। पुनः सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तीनों कथन जो है सही है। पहला कथन सही है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को पुणे में एक स्थानीय मंदिर के संचालन को लेकर लोगों के असंतोष के कारण की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक प्रख्यात वकील और महान विद्वान महादेव गोविंद रानडे एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सार्वजनिक सभा के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा कथन जो है वो भी सही है। सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। तीसरा कथन सही है। इसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसका विरोध किया। चौथा कथन जो है ये भी गलत है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बंगाल प्रांत के जिला जेसोर के मगुड़ा के एक अमीर व्यापारी हरिनारायण घोष के पुत्र शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी जो है सत्य नहीं है। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिसने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। उसके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। लाला लाजपत राय ने 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था। वैसे 1920 में कांग्रेस अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। भारत में श्रम संघ के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाना है, तो आंसर हो जाएगा सी 3412। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन 1870, दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1880, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920, श्रम संघ अधिनियम का पारित होना 1926। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं जो है असत्य है। उपरोक्त जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। विख्यात कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। CR दास का मानना था कि यदि कांग्रेस श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाती है तो ये दोनों वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। एटक के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है, तो सी जो है गलत है। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा इसके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि के लिए आंदोलन को समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। अगला देखते हैं, श्रम संघ और संस्थापक हैं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रणदीवे, हिंद मजदूर सेवक संघ सुभाष चंद्र बोस, मद्रास श्रमिक संघ VP वाडिया, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल। भारतीय श्रम संघों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक जो है वो सत्य है। 1940 में साम्यवादी नेता MN रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। समाजवादियों के प्रयास से 1948 में हिंद
मजदूर सभा की स्थापना हुई। निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। भारत में प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना 1928 ईस्वी में श्रीपाद अमृत डांगे एवं वैन ब्रेडल के सहयोग से बम्बई में लाल बाफ्टा गिरनी कामगार यूनियन के नाम से की गई थी। इन सभी छोटे बड़े श्रम संगठनों में श्रमिकों का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रभावित किया। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सही है। मार्च 1929 में सरकार ने श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, जोगलेकर, फिलिस स्प्रेट, पेन ब्रेडल, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो बी जो है वो गलत है। लाला लाजपत राय AITUC के अध्यक्ष बने। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने किया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष एवं दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। सॉरी, इसमें जो है इसमें द्वितीय अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है, प्रथम नहीं। लाला लाजपत राय जो है AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महारों का आंदोलन हुआ। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी ने 1920 में किया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस संगठन की स्थापना बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री जवाहरलाल बजाज थे। MN रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 1940 में MN रॉय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की भी स्थापना की गई। VP वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत की प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।